हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक शर्मा फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आया हूँ। पिछले कुछ वीडियो सीरीज़ में मैंने ज़्यादातर कोशिश किया था कॉन्स्टिट्यूशन पेपर को डिस्कस करने का, लेकिन इस बार मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, उसे मैं कोशिश करूँ आप लोग के लिए प्रेजेंट करने का। तो टॉट सब्जेक्ट में हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। आज उनके ऊपर मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाला हूँ। आखिर होता क्या है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। सो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कंडीशंस क्या है, अगर हम लोग देखें दोस्तों कि टॉर्ट में जनरली अगर कोई लाइबल होता है अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए, तो नॉर्मली वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का नेग्लिजेंस होता है। Negligence is very essential to prove that yes, there has been a wrongful act on the part of the party who is guilty, that is the defendant. लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में देखिए पहला दो कंडीशंस है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पहला जो कंडीशन है वो है कि सपोज आपका एक ज़मीन है, लैंड है। वहाँ पे आपने कुछ भी कुछ ऐसा एक्टिविटी आप कर रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल जो यूज़ होना चाहिए सामान का, वो यूज़ नहीं हो करके वो कहीं न कहीं नॉन नेचुरल यूज़ हो रहा है। सपोज अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि नेचुरल यूज़ क्या होता है, नॉन नेचुरल यूज़ क्या होता है, तो अगर नॉर्मली हम लोग बात करें कि अगर हम लोग किचन में, अपने किचन में अगर हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने में हम लोग सपोज़ गैस तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो दैट इज़ अ नेचुरल यूज़। अगर गैस है तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा और आप जलाएँगे ही उसको, आप लाइट अप करेंगे ही। तो दैट इज़ द नेचुरल यूज़, उसको हम लोग नेचुरल यूज़ बोलते हैं। लेकिन अगर उसी गैस को आप कुछ अनलिमिटेड वे में यूज़ करते हैं, जो उसका नेचुरल यूज़ नहीं है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आपने उसका नॉन नेचुरल यूज़ किया है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का पहला कंडीशन ये है कि आपको नॉन नेचुरल यूज़ करना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन ये है कि उस यूज़ के कारण जो भी कंडीशंस या फिर जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो कुछ आपकी जो ज़मीन है उसको क्रॉस करके आपके बगल वाले नेबर्स के ज़मीन में जा रहा है, और उसके कारण कहीं न कहीं उनका कुछ नुकसान हो रहा है। तो दैट इज़ द 2 कंडीशंस फॉर एस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। दैट इज़ नॉन नेचुरल यूज़ होना पड़ेगा, और जो सपोज़ मैंने कुछ आगे जाके हम लोग केस में भी देखेंगे कि पानी जो है, वाटर जो है, वो तो हम लोग अपने ज़मीन के अंदर रख ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पानी जो है कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में रख रहे हैं, तो हो सकता है किसी वजह से वो पानी मतलब जो टैंक वगैरह है वो फट करके वो लीक हो करके बगल वाले नेबर्स के पास जा सक चला जाए। तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आपका जो लैंड है, ज़मीन है, वहाँ से वो क्या हो गया, एस्केप हो गया। तो पहला चीज़ होगा नॉन नेचुरल यूज़ होना पड़ेगा। आप अपने ज़मीन में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन नेचुरल, दैट इज़ नॉट नेचुरल एक्चुअली। एंड सेकंड, वो मस्ट एस्केप होना पड़ेगा, यानी कि वो क्रॉस करना पड़ेगा आपकी ज़मीन को। तो हमारा जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है, वो देखा जाए तो एस्टैब्लिश हुआ था रेलन वर्सेस फ्लेचर। अगर इस केस स्टडी को हम लोग ठीक से देखें कि केस में क्या था, तो शायद हमारा ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। फैक्ट ऑफ द केस ये था कि जो डिफेंडेंट है उसने क्या किया था कि अपने मिल में वाटर प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या तैयार किया था, एक रिजर्वियर तैयार किया था, जहाँ पे वो टैंक, आप टैंक बोल सकते हैं उसको, टैंक ज़मीन के अंदर एक रिजर्वियर तैयार किया कि जहाँ पे वो पानी रिजर्व करेंगे, वहाँ पे पानी को वो कंजर्व करके रखेंगे। ओके। लेकिन जो पार्टी है जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप ये काम मेरे लिए करेंगे, उन्होंने क्या गलती किया कि जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर कुछ शेफ़्ट था। शेफ़्ट मतलब क्या होता है, कुछ एक ड्रेन जैसा होता है जहाँ से आप कुछ लीकेज वग़ैरह थे, वहाँ से वो जो लीक था वो कहीं न कहीं एक रास्ता टाइप भी आप बोल सकते हैं कि ज़मीन के अंदर एक रास्ता जैसा था। उस रास्ते से क्रॉस होकर के अगर आप जाएँ तो बगल वाले का एक कोल माइन है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो रिज़र्वर बनाया उसमें ये डिटेक्ट करने में उन लोग फ़ेल हो गए कि नीचे कुछ प्रॉब्लम है ज़मीन के अंदर। तो अब क्या हुआ, रिज़र्वर में जैसे ही उन्होंने पानी भरा, पानी लीक होकर के बगल वाला नेबर जो है उनका जो कोल माइन था वहाँ पे जाकर के फ्लड का सिचुएशन आ गया। तो ये बोला गया कि डिफेंडेंट इस केस में पक्का लायबल होगा, क्योंकि उन्होंने वाटर का जो यूज़ हो रहा था उनके ज़मीन में, वो एक नेचुरल यूज़ नहीं था, वो बियॉन्ड द लिमिट आप रख रहे थे। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे एक और चीज़ एस्टेब्लिश हुआ कि क्या यहाँ पे कहीं न कहीं तो अब देखा जाए तो गलती किसकी थी? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की थी, है ना? जिनको हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था काम करने के लिए, उनके नेग्लिजेंट के कारण क्या हो गया कि जो डिफेंडेंट था उन्हें लायबल होना पड़ा। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कि नेग्लिजेंट के कारण क्या एम्प्लॉयर
कभी लायबल होता था? जनरल रूल में हम लोगों ने देखा था कि नहीं, एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता था। तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये एक रूल नया लाया गया कि चाहे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के कारण हो, चाहे वो डिपेंडेंट के कारण हो, कारण यहाँ पे देखना ही नहीं है हमें। ठीक है? कंडीशन ये है कि आप अपने ज़मीन का नॉन नेचुरल यूज़ कर रहे हैं और उसके वजह से अगर आपका नेबर को कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ नुकसान होता है, तो आप लायबल होंगे ही। और यहाँ पे ये प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं कि आप नेग्लिजेंट थे या नहीं थे। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपने ज़मीन का नॉन नेचुरल यूज़ किया है, तो वहीं पे तो आप नेग्लिजेंट हो गए। वो नॉन नेचुरल यूज़ करने के बाद में चाहे आपने प्रिकॉशंस लिया हो, चाहे आपने कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ किए हों जिसके कारण आपने कोशिश की थी कि वो सेव हो जाए, नेबर्स तक ना पहुँचे, फिर भी उन कंडीशंस को नज़रअंदाज करते हुए आपको लायबल ठहराया जाएगा। यानी कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में यू विल बी स्ट्रिक्टली लायबल for any non-natural use of land and because of which your neighbor has suffered any loss. सो ये था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल और यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो जनरल परसेप्शन था वो भी चेंज किया गया। नॉर्मली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के नेग्लिजेंट के कारण डिफेंडेंट लाइबल नहीं होता है, लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नेग्लिजेंट का कोई बात ही नहीं है। अगर आपने कुछ नॉन नेचुरल यूज किया है तो यू विल बी लाइबल एनी हाउ। ओके, सो लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या कहा गया? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फिर भी कुछ कंडीशंस कुछ चलिए देखिए, आगे कंडीशंस में आने से पहले हम लोग एक डिस्टिंक्शन देख लेते हैं कि जनरल लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सबसे पहला कंडीशन ये है कि नॉन नेचुरल यूज़ होता है आपका, ज़मीन का नॉन नेचुरल यूज़ होता है। जनरल लायबिलिटी में नेचुरल यूज़ होता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एस्केप होना पड़ेगा। जनरल लायबिलिटी में भी चलिए आपका एस्केप होता है। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे आपका नेग्लिजेंस हो या ना हो यू विल बी लायबल। लेकिन जनरल लायबिलिटी में आपका नेग्लिजेंट होना ही पड़ता है। अगर आप नेग्लिजेंट नहीं थे, फिर आप नेचुरल यूज़ कर रहे थे और आप नेग्लिजेंस आपके नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, तो ही आप लायबल होंगे। इफ़ यू आर नॉट नेग्लिजेंट तो शायद आप लायबल नहीं भी हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नेग्लिजेंस के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर आपने नॉन नेचुरल यूज़ किया है, तो आप पक्का लायबल होंगे। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी आप बच सकते हैं। अगर प्लेंटिफ्स ओन डिफ़ॉल्ट, अगर जो प्लेंटिफ है, ये जो घटना हुई है या फिर प्लेंटिफ को जो नुकसान हुआ है, वो अगर उसके ही गलती से होती है तो शायद आप बच सकते हैं, डिफेंडेंट बच सकते हैं। एक्ट ऑफ गॉड, आप ठीक है नॉन नेचुरल यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम जो नेबर को जो दिक्कत या फिर नेबर को जो लॉस हुआ है, वो आपकी गलती से नहीं हुआ। आप यहाँ पे सब कुछ ठीक ही कर रहे थे, आप नॉन नेचुरल यूज़ कर रहे थे, इट इज़ कोई चलिए कोई बात नहीं, लेकिन घटना जो हुआ है उस पे कहीं न कहीं एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कुछ ऐसा घटना हुआ जिस पे आपका भी कोई कंट्रोल नहीं था, तो आप बच सकते हैं। कंसेंट टू द प्लेंटिफ, ओके। अगर प्लेंटिफ पहले ही इस एक्ट में कंसेंट कर देता है कि ठीक है चलिए मैं भी आपको कंसेंट देता हूँ, चाहे वो इम्प्लाइड हो चाहे वो एक्सप्रेस कंसेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर प्लेंटिफ पहले ही इन एक्ट को लेके मान चुका है, तो अगर उसकी वजह से प्लेंटिफ को कोई नुकसान पहुंचता है तो प्लेंटिफ क्लेम नहीं कर सकता। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, अगर आप नॉन नेचुरल यूज कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, एक्टिविटी इज डन बाय यू, लेकिन जो नुकसान पहुंचा है उस नुकसान में आपका हाथ नहीं है, उस नुकसान में किसी थर्ड पार्टीज का हाथ है, तो भी आप बच सकते हैं। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर आप कुछ नॉन नेचुरल यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्ट है वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, दैट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यूट, गवर्नमेंट या फिर जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी मिला हुआ है, तो आप बच सकते हैं। तो ये दोस्तों ये एक्सेप्शंस थी जहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी आप बचा जा सक में भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सबसे पहला कंडीशन था कि आपको नॉन नेचुरल यूज़ करना पड़ेगा और सेकंड, नॉन नेचुरल यूज़ के कारण कुछ एस्केप हुआ जो दूसरे लैंड में गया, तो ज़मीन नेबर्स के लैंड में गया और उनकी वजह से उनका कुछ नुकसान हुआ। चाहे आप नेग्लिजेंट हो या ना हो, अगर आप नेग्लिजेंट नहीं भी हो तो भी आप लायबल होंगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का यही रूल है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, हम लोग ने सुना है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो एक इंग्लिश लॉ है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंग्लिश लॉ है, क्या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी 100% उसी वे में इंडिया में भी अप्लाई होता है? तो ये ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो इंग्लिश लॉ है, वो सेम वे में इंडिया में अप्लाई नहीं होता बिकॉज इंडिया के कंडीशंस थोड़े बहुत अलग हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है। तो इंडियन लॉ के अनुसार
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को नाम दिया गया है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी तभी होगा जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होंगे। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो मैंने एक इक्वेशन टाइप बनाने की कोशिश की है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, जो भी प्रोविजन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो वो सब कुछ होंगे, लेकिन माइनस एक्सेप्शंस, यानी कि यू विल बी एब्सोल्युटली लायबल। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, आपने आपका बचने का कोई उपाय नहीं है। ओके, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो हैज़ार्डियस है, जिसमें पक्का नुकसान होने का चांसेस है, अगर आपने प्रिकॉशंस लिया है, आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, फिर भी आप लायबल होंगे 100%। और इस केस में आपके पास कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है बचने के लिए। तो ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल है, ये हेल्ड हुआ था हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अगर हम लोग डिस्टिंक्शन जानने की कोशिश करें तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज एन इंग्लिश लॉ, हम लोग जानते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी हमारा इंडियन लॉ है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंक्लूड एक्सेप्शंस, यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ठीक है, आप लायबल होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन से बचने के कुछ तरीके हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अगर आपका एक्टिविटी डेंजरस है, हैजार्डियस है, नॉन नेचुरल है, देन यू विल बी लायबल इवन इफ यू हैव टेकन प्रॉपर प्रिकॉशंस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो हमारा रूल है वो आया था कौन से केस में, रेलन वर्सेस फ्लैचर। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी हमारा आया था एमसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों शायद मेरे इन छोटे मोटे थोड़ा बहुत जो मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का, आप लोग को शायद अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ जितना फॉरवर्ड हो सके फॉरवर्ड कीजिए। और अगर हाँ, अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि मेरे कुछ वीडियोस में कुछ गलतियाँ भी थी, तो प्लीज़ कमेंट एंड रेक्टिफाई मी। Thank you so much. I'll try to bring some new I will in my next videos I will try to bring some new topics and share with you all. Thank you so much and good night.